डिस्कशन का था क्या कुछ? ठीक है, निकालो ईएलपी। ईएलपी नंबर कहां तक हो गया था डिस्कशन? 7 तक हो गया। ठीक है, तो फिर ईएलपी नंबर 8 और 9। 8 दी थी, 8 8 बात कर लो। ईएलपी 8 में क्वेश्चन 1 से 4 बोलो जल्दी। दूसरा तीसरा। ईएलपी 8 का क्वेश्चन 2 में बोला है बॉल को इनिशियल वेलोसिटी यू से ऊपर फेंका है और टी टाइम बाद जब ये ग्राउंड को हिट करती है तो वेलोसिटी क्या होगा? बेटा बॉल को ऊपर फेंका है तो यू पॉजिटिव, जी नेगेटिव, तो वी माइनस जी टी। थर्ड इक्वेशन, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन। क्या? हाँ, क्वेश्चन तीसरा भी ऐसा है कि यहां पर बोला है बॉल को नीचे फेंका है 10 से फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर 75 मीटर, द टाइम आफ्टर विच द बॉल हिट द ग्राउंड। तो वापस से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, डिस्प्लेसमेंट माइनस 75 रख के सॉल्व करेंगे तो 10, और यहां से ये आ जाएगा 75 10, 3 सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से 8। क्वेश्चन 6 बोल रहा है, 6 में बोला है a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance covered by the ball in the last t second of ascent। आखिरी t सेकंड में डिस्टेंस कितनी होगी? हाफ जी टी स्क्वायर। अबे एसएन क्या पागल है क्या? इधर देख, बॉल को फेंका यहां से यू से, बॉल जाकर आएगी ना आखिरी टी सेकंड का मतलब ये वाला, हाँ के ना, और ये आखिरी टी सेकंड ऊपर से टी सेकंड आने वाले के बराबर होता है कि नहीं होता? और यहां u बराबर 0, और u 0 है तो टी टाइम में कोई कितना गिरता है? हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये भी, अबे यार पूरी तो अंग्रेजी पढ़ लिया कर यार। यहां पर क्या लिखा है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन लास्ट टी सेकंड ऑफ असेंट। असेंट मतलब ऊपर जाते समय का। क्वेश्चन नंबर 10 तक, 6, ये वही तो था। अरे नहीं हुआ तो ठीक है, मैंने बताया ना दादा, नहीं हुआ इसीलिए तो बताया। गांजा गांजा। चलो, यहां पर क्या है, बोला है एक बॉल को यू स्पीड से फेंका और बॉल चलती गई चलती गई चलती गई। असेंट का मतलब होता है ऊपर जाने के उस मोशन में आखिरी टी सेकंड में कितना चलेगा। तो मुझे पता है आखिरी टी सेकंड ऊपर जाते आखिरी टी सेकंड में उतना ही चलेगा जितना नीचे आते पहले टी सेकंड में गिरेगा, क्योंकि सिमेट्री होती है उधर और इधर। और आखिरी इधर इधर से टी सेकंड में कितना गिरेगा? u 0 है तो सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी ये इधर के पहले टी सेकंड में कितना गिरेगा? मात्र हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन 10 तक। और कोई? 10 वाला, wheel is rolling on floor, the displacement of the point of contact after wheel has completed 2 revolution। अबे ये मजाक चल रहा है क्या? अबे 2 चक्कर जब वो काट लेगा, अपन ने प्योर रोलिंग की बात आपने जब भी की होगी, तो वहां पर 2 पूरे चक्कर काटने पर अगर स्किडिंग नहीं हो रही है, स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो पूरा पूरा एक चक्कर काटने पर यहां पर ग्राउंड पर कितना आगे बढ़ते हैं? 2 पाई आर। तो 2 चक्कर में 4 पाई आर। चलिए, तो ईएलपी 8 तक ही बोला होगा ना। अगली क्लास में आप ईएलपी 9 पूरी निपटा लेना। अरे नहीं नहीं, अभी तो चलेगा, अभी तो रिलेटिव पूरा बाकी है दादा। मॉड्यूल निकालो फटाफट से।
बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बढ़ लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गई थी अपनी। इसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ये दोनों नहीं हुआ, सॉल्व करें। यहां पर ये तीनों क्वेश्चन कि जो हमने यहां पर ग्राउंड टू ग्राउंड वाले जो पैटर्न सीखे ना, एक बार ग्राउंड टू ग्राउंड का ये एक ओवरऑल सिनेरियो फिर से ट्राई करो जल्दी से। ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार तुरंत देखें। फर्स्ट वाले में मैं बात करता हूं। मुझे इक्वेशन ऑफ पाथ यानी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बतानी है, और ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन की 2 फॉर्मेट अपन ने सीखे थे। यहां पर बात कर लेता हूं, 1 मिनट देख लेना। 2 फॉर्मेट जो अपन ने सीखे थे उसमें पहला फॉर्मेट था y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी का दूसरा फॉर्मेट अपन ने सीखा था कि अगर x tan थीटा कॉमन ले लिया जाए तो यहां पर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाय आर, और ज्यादा कन्वीनियंट याद रखना ये दूसरा वाला होता है ना। तो अपन इसी इंफॉर्मेशन को यहां पर अगर यूज करें तो आप देखेंगे बेटे, यहां पर ये जो वेलोसिटी है इसका x कंपोनेंट कितना है 1, और इसका y कंपोनेंट कितना है 4। तो अगर मैं यहां से पूछूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो क्या बोलेंगे यू वाई बाय यू एक्स। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है 4, तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। दूसरी चीज, मुझे tan थीटा के साथ क्या पता लग जाए, रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई बाय जी, और ये हो जाएगा 2, यू एक्स की वैल्यू 1, यू वाई 4 और जी 10। और इस तरीके से हमारे पास अब इक्वेशन आ जाएगी y बराबर x की जगह x, tan थीटा की जगह 4, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन r, और r की जगह क्या आ गया 4/5। ये 5 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर ये बन जाएगा 4x ब्रैकेट 1 माइनस 5x/4। और अगर अपन चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बॉक्स में, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5x स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी ट्रेजेक्ट्री की।
दूसरे वाले क्वेश्चन में हाँ बता, दूसरे वाले में यूएक्स 5 नहीं यार 20, यूआई 25, हाइट 2.5 नहीं, टू फाइव। वो चमन उसके बाद दिखाई नहीं यार। दबदबा नहीं बोलते इसको यार। अब कोई अगर मैं क्लास ले रहा हूँ और कोई मेरी क्लास में नहीं बैठ रहा है तो ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं है, ये मेरे लिए शर्म की बात है। हाँ नहीं नहीं नहीं, कोई समोसा खाने के लिए क्लास में, ये उससे बड़ी शर्म की बात है। नहीं नहीं, उसके बाद तो ये आता है ना, तो ये चलो इधर बात करते हैं। अगर ये है रेंज 100, तो हम सब जानते हैं बेटा कि रेंज जो यहां पर हम लिखते हैं ना, वो हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। रेंज 100 दी हुई है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता करनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड, नंबर वन। दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट में यहां पर यूवाई छुपा होता है, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि 5 लिखा है, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ यूवाई बाय जी। और यहां से यूवाई अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और यहां से मुझे ये भी पता है कि मैं हाइट अगर निकालता हूं तो हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर बाय 2g। अरे हाँ, तो ये 25 का स्क्वायर 625/20, और ये आ जाएगा 31.25 मीटर।
चलिए बात बढ़ाते हैं। यहां पर कहा है दो पत्थरों को सेम स्पीड से इस प्रकार से फेंका है कि उनकी रेंजेस क्या है, सेम। और कॉन्सेप्ट क्या सीखा था अपन ने कि अगर दो पत्थरों को सेम स्पीड से फेंकने पर रेंज अगर सेम आती है दो अलग अलग एंगल्स पर, तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा, और पहला एंगल क्या बोला है, तो डेफिनेटली दूसरे वाले का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60, और 30 वाले की हाइट को यहां पर क्या लिखा है, h लिखा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g। तो दूसरे वाले की हाइट h डैश को क्या लिखा जा सकता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2g। और मुझे h डैश पता करना है तो बेहतर आइडिया क्या है, h डैश को ऊपर रख ले, h डैश अपॉन h कर ले बेटा, यू स्क्वायर बाई 2g और यू स्क्वायर बाई 2g कैंसिल। तो h डैश में ऊपर कौन बचा, साइन स्क्वायर 60, और h में नीचे क्या बचा यहां पर, साइन स्क्वायर 30, साइन 60 उसका स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू उसका स्क्वायर, ये बटे 4/4 कितना आया, तो h डैश बराबर 3h। हाँ बेटा, इसके लिए ना पिछली क्लास पर जाना पड़ेगा, और वहां पर अपन ने बात की थी। नोट्स बनाता तो नोट्स बनाता तो एक बार पलट के देख, वहां पर एक कॉन्सेप्ट लिखा था अपन ने, थीटा और 90 माइनस थीटा वाला। हाँ, नहीं उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि थीटा 90 माइनस थीटा डायरेक्टली भी देख सकते हैं ना। अरे हाँ बेटा, आई समझ में बात, मान ही नहीं रहो, ये गुस्सा है। चलो बढ़े आगे। चले तो देखिएगा, ये है अब किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, है ना। कल की क्लास में अपन ने क्या देखा था, जाते जाते अपन ने 2-3 सवाल वो कर लिए थे कि टावर की हाइट है, टावर की हाइट से किसी एंगल से ऊपर फेंक लिया था, किसी एंगल से नीचे फेंक लिया था। अभी अगर अपन यहां पे बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टल फेंकना चाहते हैं तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा बात को। अगर मैं यहां पर उस टावर एच हाइट के टावर से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंकता हूं, तो मुझे ओवरऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां जो मिलेगा, ये हर जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम, कांस्टेंट। कारण, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में जो यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो पूरी पूरी क्या है, u। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं पर भी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही बनी रहेगी। और इसके कारण अगर पूछा जाता है कि किसी टाइम t में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। सही है बात। और यहां से अगर इस बॉल को यहां से यहां तक गिरते जाने में टी, पूरा टाइम टी लगता है, तो मुझे टी पर बात करनी है। कैसे बात होगी ये देखिएगा। अब हम आ जाते हैं इसी मोशन में वर्टिकल डायरेक्शन में। आपने यहां इसे फेंका है, हमने बेटा एक आपको शायद बेसिक बात पता हो, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जनरली कोई सामान्य बच्चे के लिए समस्या होती है कि सर कहां प्लस लेना है, कहां माइनस लेना है, कब डिस्प्लेसमेंट प्लस एच है, कब डिस्प्लेसमेंट माइनस एच है, कब ग्रेविटी नेगेटिव है, कब ग्रेविटी पॉजिटिव है, इसमें ही उलझता जाता है। और मैंने एक बात अच्छे से मुझे पता है, मैंने कही थी कि मैं थ्रू आउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी एक ही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, वो था कि जहां से पार्टिकल फेंका जाएगा उसी को हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे, और वहां से ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पर ओरिजिन कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां से जब आगे जाऊंगा तो मेरा कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, और यहां से जब नीचे आऊंगा तो वाई डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा।
और मैं ये भी जानता हूं कि जब चूंकि मैंने हॉरिजॉन्टल फेंका है तो इनिशियली मैंने वर्टिकल में इसे क्या दिया, कुछ नहीं। अरे है ना, मैंने अगर इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी तो वर्टिकल कंपोनेंट जो मैंने दिया वो कुछ भी नहीं है। दैट मींस वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। अब हम यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, यू वाई बराबर 0 माइनस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर जब मैं एच की बात करूंगा तो यू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे तो वी वाई स्क्वायर बराबर 0 प्लस ग्रेविटी माइनस एच बी माइनस। एच क्यों माइनस, क्योंकि मुझे पता है फेंका गया पत्थर हमेशा नीचे की ओर ही मूव करने की कोशिश करेगा, इसीलिए ये नेगेटिव। और यहां से वी वाई बराबर क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 2gh। सही है मुद्दा। अब गौर से देखिएगा कि अगर यहां पर यह पता लगाने की बात हो कि जब इसको हमने वहां से फेंका और यहां तक आने का जो टोटल टाइम है कैपिटल टी, जिसे क्या लिखा जाएगा, टाइम ऑफ, तो वहां टॉप से बॉटम तक आने में एक पूरी चीज अच्छे से मुझे पता है, वो ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, माइनस एच। क्योंकि वहां टॉप से बॉटम तक आने में क्या टावर की हाइट के बराबर नीचे आना पड़ेगा। आगे कितना जाना है ये पता नहीं है, पर नीचे कितना आना है ये पता है, और नीचे आना है, इसीलिए यहां पर अपने को माइनस साइन के साथ माइनस एच लिखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या सिखाती है कि जब वहां वाई डिस्प्लेसमेंट माइनस एच हो और यहां पर माइनस हाफ जी, टाइम को मैंने कैपिटल टी स्क्वायर लिख दिया, माइनस माइनस और कैपिटल टी की वैल्यू हो गई रूट अंडर 2h बाय जी। ये पहले भी आया था बेटे, ये कब आया था वो मैं आपको याद दिलाता हूं। जब मैंने कहा था कि किसी टावर से टॉप से 0 वेलोसिटी से अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा तो एच हाइट फॉल होने में समय एग्जैक्टली यही लगेगा। यहां भी तो वही सिचुएशन है, वर्टिकल वेलोसिटी यहां भी 0 है और वर्टिकल डायरेक्शन में एच ही गिरना है, और इसीलिए टाइम का फॉर्मूला अंडर रूट 2h/g आएगा, कैपिटल टी। फिर बात आती है दूसरी, रेंज की। तो रेंज क्या होता है बेटा, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमने क्या लिखा, x बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू, और रेंज का मतलब जब टॉप से बॉटम तक आने में कितना हॉरिजॉन्टल चल चुका है, उसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, और टोटल टाइम अंडर रूट 2h/g। कोई आपत्ति। तीसरी बात यहां से कि अगर जब हम टॉप से बॉटम तक आ गए हैं तो उस कंडीशन में जैसे ये प्रोजेक्टाइल यहां तक ग्राउंड को हिट कर गया है तो बॉटम पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन यू, सेम कांस्टेंट, राइट। और वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2gh, कैपिटल एच। होगी कि नहीं, ऐसा हम निकाल सकते हैं, छापिएगा।
लिखा? अबे ओए समोसे, फिर बोलेगा लिखा नहीं मैंने। डुइट में तू ही था इसके साथ, अकेला ही? अकेला नहीं होता वो। लिख ले भाई यार, नहीं देखता भाई। तू क्यों फालतू की बातें करता रहता है यार? मतलब हाँ, तो वही तो ना, आप ऐसी परिस्थिति में क्यों आते हो कि आपको लोगों को धक्का देने का मौका मिल जाए? ले भाई लिख ले यार, फालतू। अब नहीं बोलेगा चुपचाप से। जबरदस्ती की पंचायत कर रखी है, खट्टी टॉफी खाई है। कौन सा वाला? मतलब इसको समझना चाहिए होता है यार, अब एग्जाम्पल क्या देना भाई। लिखा लिखा लिखा। बड़ा है। याद रखने की बातें यहां पर फिर से क्या हो जाती हैं, वो आप देख लेंगे। रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों, और वेलोसिटी भी अगर अपन देखना चाहें तो कुछ ऐसा। बढ़ा दूं? चले, ये सवाल देखो। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। जिंदगी में आए सब जरूरी थोड़ी ना सब कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, पढ़ ले। लिखो जल्दी से भैया, और तुरंत सॉल्व करो। नहीं बराबर ही है।
यही तो तुम्हारा कमाल है बेटा, इतने विशेष प्रतिभा के धनी तुम लोग हो कि कितनी कोशिश कर लो तब भी मतलब बराबर ही रह जाते हो। कोई नहीं है भाई। हाँ, तो सुबह की स्लाइड देख लेना ना, आज की क्लास का अंत देख लेना, जहां होगा ना एग्जैक्टली वहीं पे अंत होगा, देख लेना, मैं टाइम कैलकुलेट कर रखा है मैंने इतना। और बहुत भाग्यशाली होऊंगा अगर मैं 5-10 मिनट आगे थोड़ा सा पढ़ा पाऊँ, मतलब उससे सुबह वाले बैच से। मेरे को लक्षण लग नहीं रहे तुम्हारे। अरे हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक टावर पर खड़े हो जाओ और यहां से एक पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंक दो। तो t बराबर 0 पर आपने एक पत्थर फेंका और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। क्या बोल रहा है ये? डिस्प्लेसमेंट बोलो। 60 आई कैप -20। वेलोसिटी बोलो 30 आई कैप -20 जे कैप। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पर अपने को क्या करना है, फेंकी गई बॉल को इस तरीके से एनालाइज करना है t बराबर 2 पर। अब t बराबर 2 पर एक तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x को अपन ने पिछली स्लाइड में सीखा है, ये क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज 60 आई कैप। और इतनी ही देर में ये नीचे भी आ रहा है, और नीचे आते में हमने क्या सीखा है, y बराबर u0 है तो -12 gt², t2 रखने पर ये कितना आ जाता है, -20। हाँ के ना, लिखा हुआ है आपके सामने पिछली उस पेज पे। इसके बाद अब मुझे बात करनी है, ये तो एक्स और वाई हो गया, मुझे वेलोसिटीज की बात करनी है। तो वेलोसिटीज के लिए हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, मींस अगर ये 30 थी तो 30 ही बनी रहेगी, तो ये हो गया इसका 30 वाला। और वर्टिकल में देखो आप बेटा, यहां पर यू वाई तो क्या है, 0, तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन यू वाई बराबर -gt, और टाइम यहां पर 2 है तो कितना आ जाएगा, -20। तो यहां से वर्टिकल वेलोसिटी -20 आ गई। एग्जैक्टली exactly जैसी अपन ने इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन ऑफ मोशन, उनका इस्तेमाल किया है। हाँ,
37 नहीं बेटे, आप एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से ही तो नाप रहे हैं ना। मतलब ये है मेरा कि अगर ये कोई हाइट है, किसी हाइट से, हाइट इज 80 मीटर, और यहां से अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है तो थोड़ी देर बाद बॉल यहां पर आएगी, और किस एंगल से ये हिट करती है, तो बेटे ये एंगल आपको नाप कर बताना है, ये वाला। 37 नहीं यार, 53 ना बेटे। अगर हॉरिजॉन्टल से ये एंगल आपको बताना है, सोचो ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, तो यहां भी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0। 80 मीटर गिरने के बाद वर्टिकल वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2GH, और ये हो जाएगी 40। नहीं, अब नेट वेलोसिटी 30 और 40 का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, 50। मुझे ये एंगल अल्फा निकालना है, तो बेस ये बनेगा ना बेटा 30, और परपेंडिकुलर ये बनेगा, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू Vy by Vx, दैट इज 4/3। अल्फा डेफिनेटली 53 डिग्री आ जाएगा। तो कितने एंगल से हिट करेगा 53, कितनी वेलोसिटी सेट करेगा 50। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख लो एक बार तुरंत तुरंत। हो जाएगा। देखो यहां पर अपने को हाइट बता रखी है 490 मीटर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का सीधा सीधा फॉर्मूला √2h/g, और आप भी जानते हैं ऐसी परिस्थिति में g की वैल्यू 9.8 हम ले सकते हैं, है ना। 10 नहीं बेटा, 9.8। जब भी अपना यहां पर 98 या इस तरीके का डेटा होगा ना, आंसर ओके। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, आप देखें, पहले तो पॉइंट हटाने के बदले ऊपर 0 लिख देंगे, 98 से ये 5 बार कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा 10 सेकंड।
रेंज की बात करेंगे तो रेंज हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 98 इनटू टाइम 10 सेकंड, तो 980 मीटर रेंज आ जाएगी। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी तो आप जानते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कितनी गिवन है 98 और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √2g h और h है 490, तो 490 g यहाँ पर हो जाएगा 9.8, तो ये हो जाएगा 92 इंटू 9.8 इंटू 490, जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 98, दो से 49 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा 98, तो बाहर आके हो जाएगा 98, तो ये वाली वेलोसिटी भी आ गई 98, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा 98 √2, ये हमारी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आ जाएगी। और स्ट्राइकिंग एंगल कितना हो जाएगा ये वाला एंगल अल्फा, तो ये भी 98, ये भी 98, तो tan अल्फा बराबर वी वाई बाय वी एक्स, 98/98 अल्फा 45 डिग्री। बड़े हाँ बेटा हाँ देखो दोनों टावर ए और बी में से कौन ऊपर है ऊंचा है ए,
तो ये हम बना देते हैं ए टावर है और यहां पर ये बी टावर है, और दोनों के बीच का ये हाइट डिफरेंस कितना है 45 मीटर। और टावर ए से कोई भी बॉडी को हॉरिजॉन्टल फेंका जाएगा और टारगेट क्या होगा कि वो बी पर सेफली पहुंच जाए। दैट मींस ये हॉरिजॉन्टल गैप कितना कवर होना चाहिए 180 मीटर। तो बेटे आप क्या जानते हैं, यहां से टावर ए से टावर बी तक आने में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो 45 मीटर गिरने में समय कितना लगता है 3 सेकंड। अरे हाँ, मतलब मैं यहां से यहां टपकने का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूं बाय राइटिंग √2h/g, और वही मैंने यहां पर सीधा क्या लिख दिया 3 सेकंड। सॉल्व कर सकते हैं, और 3 सेकंड अगर यहां से यहां तक आने में लगते हैं तो यहां पर इसको इतने 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करना है 180। तो आप सब जानते हैं कि रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकंड, और पूरा 180 मीटर का गैप कवर करना है, तो यू कम से कम 60 मीटर होना चाहिए। पढ़े? चला दूं? यहां से आगे की बातें हैं वो अपन ने कुछ कुछ देख लिया था कि अगर मैं किसी एंगल पर फेंकूंगा तो क्या होगा। तो ये आप यहां से बढ़कर ये सवाल भी अपन ने 2-3 कर लिए थे, इसके लिए आप चाहे तो फॉर प्रैक्टिस आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इनके आंसर आप चाहे तो आंसर बता देता हूं। बहुत बढ़िया, आंसर भी नहीं बताऊंगा, कल पूछ लेना। इसके बाद ये वाला बिलो प्रोजेक्शन भी अपन ने बात कर लिया था। आंसर ही लिख रहा हूं, आंसर ही लिख रहा हूं। हाइट ऑफ द टावर यहां पर हो जाएगी 20-10, टाइम ऑफ फ्लाइट 5, हाइट ऑफ द टावर 75। वही 5-15 वाली ट्रिक लगा लेता हूं मैं। नहीं नहीं, वही 5-15 वाली ट्रिक लगाता हूँ बेटा, मेरे को नहीं ज्यादा, मुझे नहीं पता होता। ये जो वेलोसिटी है ना, बस मेरा काम यहाँ पर क्या है, अगर आप भी बिना क्वेश्चन बिना पेपर के सॉल्व करें तो क्या होता है, हाइट से फेंका ये तो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा। 20 का 30 डिग्री के हिसाब से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है ना बेटा, वो 10√3 होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट 10 होता है। अब मुझे पता है 10√3 से हॉरिजॉन्टल कितना चला हूं 50√3, 5 सेकंड। तो मुझे पता लग गया ग्राउंड के टकराने में 5 सेकंड मिले। फिर मुझे ये पता करना है कि आखिर बिल्डिंग की हाइट कितनी है। अब 5 में ऊपर की वेलोसिटी कितनी है 10, तो 1 सेकंड ऊपर जाएगा और 4 सेकंड नीचे आएगा। 1 सेकंड में 5 मीटर ऊपर गया, यहां वेलोसिटी 0 हो गई, नीचे आने का टाइम टोटल कितना है 4 सेकंड। 4 सेकंड में कोई कितना गिरता है 80, 80 में से 5 हटा दो, बिल्डिंग की हाइट कितनी बची 75। ऐसा सोच लेते हैं। दूसरा बात यहां पर है, ये भी आप कर लेना, इसका आंसर मैं बता देता हूं, टाइम आफ्टर विच ये 12 सेकंड आ जाएगा। इसका मुझे आंसर पता है पहले से, इसलिए आएगा, सॉल्व कर लेना। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है, इसलिए है वापस से अगर मैं 100 को रिजॉल्व करूंगा ना बेटा, तो ये 50√3 आएगा और ये 50 आएगा। आप कर लेना यार, वैसे ही सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ये वाला बिलो प्रोजेक्शन भी अपन ने बात कर लिया था, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बस ये वाला कंपोनेंट नीचे नेगेटिव आ जाएगा माइनस का यू साइन थीटा, है ना। और इसका चाहे तो एक क्वेश्चन आप ये कर सकते हो, देख लो, कर लो, अभी कर लो, नहीं नहीं कर लो साथ के साथ।
वापस से रिजॉल्व करना पड़ेगा बेटा, और रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला कॉम्पोनेंट u cos 45 और u है 40√2 और cos 45 1/√2, 40 ही ये आ जाएगा और नीचे वाला भी 40 यानी -40 हो गया अपना। और हाइट जो बिल्डिंग की दे रखी है वो यहाँ पर 100 है, तो जब ये यहाँ हिट करेगा तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -100। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, -40। एक्सेलरेशन कितना होता है, -10। तो अगर मैं यहां तक आने का टोटल टाइम निकालना चाहूं तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूं और मैं लिख दूंगा डिस्प्लेसमेंट -100 बराबर -40t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और 5 से पूरा काटने के बाद ये आ जाएगा -20, -8 और -t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 20 बराबर 0। और यहां से इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे 10 और -2, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 2t माइनस 20 बराबर 0। t कॉमन आकर t प्लस 10 और -2 कॉमन आकर t प्लस 10, तो यहां से ये हो जाएगा t प्लस 10 और t माइनस 2 बराबर 0। तो t की दो वैल्यू आ जाएगी 2 और -10, -10 हटा देना 2, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगी बेटे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम 80 मीटर। किसका है पर यार, मतलब कठिन है चीजें थोड़ी सी, बताओ। इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। 40 वेलोसिटी है नीचे, ये वाला वेलोसिटी कितना है, 40। अगर मैं इसके ऊपर की कहानी सोचूं एक बार, तो जब वेलोसिटी 0 होगी कहीं पर, फिलहाल तो 40 से शुरू हो रहा है ना, पर अगर मैं इमेजिन करूं कि ऊपर जहां 0 होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा 40, तो 0 से 10 में कितना मीटर चलता है ये, 5, फिर 15, फिर समझ रहे बात को, यानी 4 सेकंड होते होते 5, 15, 25 और 35 4 सेकंडों में चल चुका होता है। उसके अगले में अब यहां 40 से शुरू करते हैं, 40 से जब इसकी वेलोसिटी 50 होगी तो कितना चलेगा, 45, और उसके बाद 55, 45 और 55, यानी यहां से यहां तक आने में समोसा। सुनाने से कानों से खून नहीं आएगा। चलिए बढ़ाते बात आगे। वो तो छोड़ो, हमेशा ट्रिक पे नहीं भागना है, ट्रिक पे तब भागना है जब अपने को साफ साफ देख के समझ में आ रहा है कि यार ये तो आराम से हो ही गया, इसमें तो फॉर्मूला लगाना ही नहीं। बाकी तो इक्वेशन इतनी कठिन भी नहीं है कि अपने को ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ फिलहाल एक और ये प्यारी सी चीज मैं आपके सामने बताता हूँ, हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले, मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, क्या होता है कि जैसे मान लो किसी भी स्पीड से एक बॉल को फेंका गया, किसी भी स्पीड से, और वो बॉल फेंके जाने पर ऊपर जाएगी, और हमने ऐसा देखा है कि किसी पर्टिकुलर हाइट को वो 2 बार पार करती है ना, एक बार जाते टाइम, एक बार यहां से यहां तक का टाइम कितना है, यहां से जाकर यहां तक आने का टाइम कितना है, t2। और फिर पता है सवाल पूछा जाता है कि आखिर ये हाइट क्या है ना। और उसका बड़ा प्यारा सा सीधा सा फॉर्मूला है, सॉल्व करना पड़ता है, पेज भर जाएगा, सॉल्व करके आंसर जो आएगा ना वो बताता हूं मैं। h बराबर हाफ जी t1 t2, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर तो जानते ही है ना, बस टी स्क्वायर के बजाय t1 t2, उससे ये हाइट आ जाएगी। समझाता हूं, इसको फिर से समझाता हूं। जैसे मान लो
एक क्वेश्चन के तौर पर बात कर लेते हैं। मैंने कहा किसी बॉल को मैंने यहां से किसी वेलोसिटी से फेंक दिया, डजंट मैटर जो भी है, और यहां से ये बॉल जाती है और t बराबर 3 सेकंड और t1 बराबर 5 सेकंड से ये बॉल यहां जाती है और ये बॉल यहां आती है। और फिर पूछा गया कि बताओ आखिर जिस हाइट से ये t बराबर 3 पर जा रही है और 5 पर वापस आ रही है, ये हाइट कितनी होगी? तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं हाफ जी 3 गुणा 5। सॉल्व करो तो 75 मीटर। अब क्यों होगा 75, प्रूव भी कर देता हूं। टी बराबर 3 यहां है तो टी बराबर 4 यहां होगा, 0 नहीं, 4 यहां होगा ना, और 4 से 5। अब 4 सेकंड यहां से ऊपर जाने के 4 सेकंड लगे तो नीचे आने के भी 4 सेकंड में कोई कितना गिरता है, उसमें से 4 से 5 इसमें कितना गिरा होगा, तो बाकी इसमें कितना गिरा है। मतलब इसमें टेक्निकली भी कोई दिक्कत नहीं है, 100% प्रूव्ड रिजल्ट है, याद रख सकते हैं। इसका काम कहां पे आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये लिख लें। नोट करके लिख लेना इसको, नोट। बढ़ा दूं? इसका यूज इस तरीके की बातों में मैंने देखा है कि जैसे कहा गया कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका गया कुछ ऐसे, और ये कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से जस्ट पास करता है और सेम हाइट से दोबारा से पास करता है। यहां पर ये टाइम बोल दिया, मान लो t बराबर 3 सेकंड पर यहां से गुजरता है, और जब यहां से गुजरता है तो ये हो जाता है 7 सेकंड। और पूछा गया कि बताइए इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो क्या हो जाएगा बेटा, हाइट h बराबर हाफ जी T1 T2, 5 21 और 5 105। ये बड़ी प्यारी इफेक्टिव तरीका है, और ऐसा सवाल बनते भी हैं सामान्यतया, आप जब देखोगे। लिखो, बिल्कुल लिखो। बड़े
तो हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट, रिलेटिव मोशन लास्ट। और रिलेटिव मोशन की थोड़ी बेसिक बातें मैं एक बार यहां पर कर देता हूं। रिलेटिव मोशन कब हमारे सामने सवालों में अस्तित्व में आएगा, उसका सीधा सा लॉजिक होता है कि जब कभी भी किसी सवाल में एक नहीं दो चीजें एक साथ चल रही हो। अभी तक तो पूरा प्रोजेक्टाइल आपने देख लिया, कितने पत्थर फेंके, मोशनल ग्रेविटी में एक, इक्वेशन ऑफ मोशन में भी अपन जब बात किए थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कारें चलती थी, ब्रेक मारते थे, चलाते थे, सब एक। कभी भी अगर किसी सवाल में जब दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, कार कार के साथ ट्रेन, या ट्रेन ट्रेन के ऊपर बंदर, इस तरीके की जब परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी तो हमें दिमाग में रिलेटिव मोशन को लाना पड़ेगा। और कारण क्या है, कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर अपन ग्राउंड फ्रेम से इसको ओरिजिन कहते हैं, यह ओ ग्राउंड फ्रेम से मैंने देखा वो ओरिजिन है, और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट ए है तो इस पोजीशन को ए लिख दिया, यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट बी है और इस पोजीशन को मैंने बी लिख दिया। तो ग्राउंड फ्रेम से देखने पर इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन हो जाएगी बेटे एक्स ए, एक्स ए दैट इज ओ ए। ग्राउंड फ्रेम से देखने पर ये जो बी है इसकी पोजीशन एक्स बी, ये क्या हो जाएगी, ओ बी। अब मुद्दा ये है कि ग्राउंड फ्रेम से हम दो ऑब्जेक्ट को जब देख रहे हैं, एक की पोजीशन एक्स ए है, एक की पोजीशन एक्स बी है, क्या हो अगर मैं यहां पर ए से बी को देखूं, तो उसके लिए हम यहां पर क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे कि ए से बी को देखना मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी को देखना, मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी को देखने का मतलब है हमारा ऑब्जर्वर कहां बैठेगा, ए पर, और किसको देखेगा, और ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे क्या लिखा जाएगा, ए बी वेक्टर, या इसको लिखा जाएगा पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। और आप यहां पर बेहतर इस बात को जानते हैं कि अगर मैं पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, जिसको मैंने क्या लिखा, ए बी वेक्टर लिखता हूं, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पूरा यहां से यहां तक का वेक्टर कौन है, ओ बी, और यहां से यहां का, तो ओ बी में से ओ ए घटाया तो क्या मिला, ए बी, हाँ के ना। और यहां से इसी ए बी को हम क्या लिखना चाहते हैं, एक्स बी ए बराबर ओ बी को क्या लिखेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए, और ये हम यहां पर लिख देंगे पोजीशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, और ये भी और ये हो जाएगा तो यहीं से अगर क्या, यहीं से अगर बात उल्टी करनी पड़े, जैसे यहां पर लिखना पड़े एक्स ए बी, इसका क्या मतलब हो जाएगा बेटा, एक्स ए बी का मतलब हो जाएगा जो पहले लिखा है ना, जो पहले पोजीशन, पोजीशन की स्पेलिंग क्या है, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और इसके लिए करना क्या है, एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है। ये तो वन डायमेंशन में बात होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आई कैप जे कैप मतलब वेक्टर फॉर्म में है, तो भी कोई आपत्ति नहीं है, आप यहां पर उसी सेम चीज को, या इसी को लिख दूं, इसी को लिख लेते हैं कि अगर इसी को मैं ऐसा आर ए बी लिखता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, आर ए माइनस आर बी। इसी को अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पर लेके जाता हूं तो वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी वेक्टर, सही है। और अगर यहां से इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, एक्सेलरेशन पर लेके जाता हूं,
तो एक्सेलरेशन ए ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, है ना? सही है मैटर? ये एक बार यहां पर ये नोट करो। हाँ, सुबह वाले से बस इतना ही आगे हुआ है, ज्यादा भी चौड़ा मत हो। बहुत आगे है। समोसे क्या है, तो सही बात है। अबे हाँ वही। हाँ, लेक्चर में हो जाना चाहिए, एक बार मैंने तेरे को पहले ही बताया था। अबे रिलेटिव के 3 लेक्चर गुरु, एक का एक आज हो गया, एक जबरदस्ती आज हो गया। हाँ मतलब काइनेमेटिक्स में, ये काइनेमेटिक्स के अंदर रिलेटिव मोशन में 3 लेक्चर लगेंगे, ऐसा मैंने बोला था, है ना? मैंने ये नहीं कहा था कि उस दिन से 3 लेक्चर लगेंगे ना, वो रिलेटिव में आता है, वो सब हो जाएगा, वो एक दिन में हो जाएगा, रेनमैन वगैरह एक दिन में हो जाएगा। हाँ, रेनमैन रिवर बोट हो जाएगा वो, मैक्स टू मैक्स, मतलब अगर आप ध्यान से सुनोगे तो सवाल ववाल सब चुटकियों में मैं करा दूंगा 45 मिनट में। हाँ, अबे शॉर्ट ट्रिक ही बात करेंगे, मतलब ऐसी ट्रिक की बात करेंगे जिसमें आपको बनाना है मात्र चित्र और आंसर आएगा 20 सेकंड में। कितना टॉक्सिक है भाई ये। और इसके अलावा रेनमैन रिवर बोट तो हो जाएगा, वो उसके पहले का है, बहुत सारी चीजें हैं रिलेटिव में ना, मतलब तो बढ़िया से एक बार काम की चीजें मैं देख के आऊंगा कि क्या क्या रिसेंट में पूछा जा रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही अपन बात करेंगे, आलतू फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे। डिलीटेड में ऐसा है ना यार कि पढ़ाना नहीं पड़ेगा, डिलीटेड का क्लियर नहीं है कि उसने बोल दिया कि कुछ चीज डिलीटेड है, जैसे आपने देखा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिलीटेड है, बट आप ये बताओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बजाय के बिना कोलिजन पढ़ सकते हो क्या? तो फिर या तो ये लॉजिक हो गया कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिलीटेड है मतलब कोलिजन भी हट गया, या ये समझ लो कि कोलिजन है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी है। वही तो बहुत लोचा है इन्होंने जो दिया है ना डिलीटेड का, ऐसा दिया है कि मतलब गांजा गांजा, है ना? होता है ना यार, क्लियर होता है कि यार ये है और ये नहीं है, इनको नहीं पता कि क्या है और क्या नहीं है। तो अपने आप वही तो चीज हो जाती है ना, वो तभी पता लगेगा, एग्जैक्टली आइडिया तब लगेगा जब आपका नीट का जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर आएगा फॉर्म के लिए, तब एग्जैक्टली टॉपिक वाइज विद सब हेडिंग उसमें आता है। ये जब भी आएगा यार अप्रैल में, बढ़े आगे।
यहां पर दो केस अपने को कॉमन देखने हैं और उसमें केस नंबर फर्स्ट की बात कर लेता हूं। कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी। तो बात यहां पर हो जाती है कि जैसे मान लिया ये ऑब्जेक्ट ए है और इसकी वेलोसिटी वी वेक्टर है और यहां पर ये दूसरी ऑब्जेक्ट बी और इसकी भी सेम डायरेक्शन में चलने के कारण इसी तरफ वेलोसिटी वी बी है। और अब आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। तो जैसे मैंने यहां पर कहा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब है यहां पर ऑब्जर्वर जो बैठेगा वो ए पर बैठेगा विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब यहां से हम देखना चाह रहे हैं। तो अब कंसर्न क्या है, तरीका क्या है, वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि हमें टेक्निकली यहां पर क्या लिखने को मिलता है, वीबी माइनस, ऐसा अपने को वेक्टर प्रॉपर्टी से लिखने को मिलता है। अब अगर मैं यहां पर जाता हूं वेक्टर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो वीबी किस दिशा में है, आई कैप, तो मैं क्या लिख सकता हूं, वीबी आई कैप, और माइनस लगाकर यहां पर क्या हो जाएगा, वीए आई कैप। तो इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीए आई कैप। अब इसका बेहतर अप्रोच क्या होता है वो आप सुन लीजिए कि हम एक टेक्निक ये भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर ए के रेस्पेक्ट में मुझे चीजें देखनी है, ए के फ्रेम से मुझे चीजें देखनी है, मतलब मुझे वहां ए पर बैठने पर ए नजर आएगा रेस्ट पर, ए नजर आएगा, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो ए के पास वेलोसिटी है, पर मैं जहां बैठा हूं वहां से ए क्या वेलोसिटी नजर, अब नजर नहीं आएगा तो क्या करना है उस वेलोसिटी का, तो क्या करना होता है, ए पर बैठकर ए से उसकी वेलोसिटी छीन लो, छीन कर वेलोसिटी को पलट दो और पलट कर उसे किसमें जोड़ दो, वीबी में। तो जैसे यहां पर वीबी को पकड़ा दी जाएगी तो इसके पास दो वेलोसिटीज हो जाएंगी, वीबी आगे वीए पीछे। और अब जो चीज नजर आ रही है वो सब किसके फ्रेम से नजर आ रही है, ए के फ्रेम से विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखेंगे कि यहां वीबी और वीए में से अगर वीबी बड़ा है तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसके पास, वीबी माइनस वीए। ये कॉन्सेप्ट अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहां पर इसकी एक और परिस्थिति में ले लेता हूं, केस नंबर 2 की बात कर लेता हूं, जिसमें मैंने कहा व्हेन two objects are moving in opposite direction, यानी यहां पर हो गई ये बॉडी ए आगे जा रही है वीए से और ये हो गई दूसरी बॉडी बी, ये पीछे जा रही है वीबी से, और हम वापस से यहां पर ए के रेस्पेक्ट में चीजें देखना चाहते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाता है, वीबी माइनस, अब वीबी को क्या लिखा जाएगा, माइनस वीबी आई कैप, माइनस लगाकर यहां क्या लिखा जाएगा, वीए आई कैप, दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन, और यहां से वीए प्लस वीबी इंटू आई कैप। तो अगर पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वीए प्लस वीबी। यहां पूछा जाए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वीबी माइनस वीए। तो आप यहां से क्या देखते हैं इसको समझिएगा। जैसे मैंने क्या कहा कि मैं दो कारों को चलते हुए देख रहा हूं और मैं कहां पर बैठा हूं, ए पर, ए पर बैठकर देखने पर अभी मुझे ए चलता नजर, अब ए की वेलोसिटी का क्या होगा, तो ए की वेलोसिटी पहले छीनेंगे, पलट देंगे, छीनना मतलब वीए छीन लिया, पलट दिया मतलब माइनस वीए कर दिया, और माइनस वीए करके वीबी में जोड़ देंगे। तो फिर से देखो, वीए छीना, वीए ही क्यों छीना, उस पर ऑब्जर्वर बैठा है, तो जिस पर ऑब्जर्वर बैठेगा उससे वेलोसिटी छीनेंगे, पलटेंगे और पलट कर इसको पकड़ा देंगे वीए, हाँ कि ना। अभी इसके पास पीछे की तरफ क्या हो गई नेट वेलोसिटी, वीए प्लस वीबी, सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं।
यानी जो वेक्टर कंडीशन से जो रिजल्ट आएगा वही ये छीन कर पलट कर पकड़ाने वाले कॉन्सेप्ट से भी रिजल्ट आ जाता है। दैट मीन्स कहानी का सार अब मैं समझा देता हूं कि जब दो कारें समान दिशा में जाती है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी के लिए वेलोसिटीज को घटाते हैं, और जब कारें ऑपोजिट डायरेक्शन से आती है तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए वेलोसिटीज को जोड़ना पड़ता है। यानी अगर एक कार इधर से 10 मीटर पर सेकंड से, एक कार इधर से 20 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों को आपस में एक दूसरे की वेलोसिटी रिलेटिवली 30 नजर आएगी, ज्यादा नजर आएगी। सही बात? थैंक यू। होमवर्क की बात है तो एक तो ईएलपी नंबर 9 तक कंप्लीट समेटना, और एक्सरसाइज 1 में, अबे यार अब रिलेटिव तक अगर होगा ही नहीं तो 100 तक कहां से कर लेगा जमूर है। मॉड्यूल लाया क्या कोई? 92 तक करेंगे। थैंक यू भाई।